साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव नेशनल चौपाल पर। और आज मुख्य बातों को लेकर आप लोगों के साथ बातचीत करने आए हैं। अगर आपको इस लाइव में आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है तो कृपया बताइए, मेंशन कीजिए कि आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है। साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि इस देश को जातिवाद ने बर्बाद कर दिया, इस देश को मनुवाद ने बर्बाद कर दिया। इस देश के अंदर बहुजन समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याओं की जड़ इस देश का जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था की वजह से इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बेरोजगारी है। और इसी वजह से इस देश के, हमारे देश के अंदर बहुजन समाज से नफरत करने वाले मानसिकता के लोग हैं। साथियों, ये जो सोच है, अब ये सोच सूटकेस पे भरकर देश के प्रधानमंत्री इजराइल लेकर गए और वहाँ अपने पितृभूमि में जाकर उन्होंने अपनी यही मानसिकता का परिचय दिया। और जब दोनों एक ही मानसिकता के लोग मिले तो आज दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। आज ईरान के अंदर जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और वहाँ के सुप्रीम लीडर के साथ जो कुछ घटनाएं हुई, वो इसी नफरती सोच, इसी मानसिकता की उपज है। इसी मनुवादी और इसी नफरती सोच ने दुनिया में युद्ध छेड़ दिया। और आज के तारीख में ईरान पर हमला हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म किया, उनके परिवार को ख़त्म किया। और अब ये पूरा जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो देखने में यह लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण के लिए, वर्चस्व के लिए लड़ाई है। लेकिन ये ना सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, नियंत्रण की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म की जो उपज है वह यहूदी धर्म है। और सबसे ज़्यादा यहूदी आज के तारीख में कहाँ रहते हैं? इज़राइल में रहते हैं। और इज़राइल में तमाम बहुसंख्यक यहूदियों के माध्यम से, और पहले फ़िलिस्तीन पर हुआ और अब उसके बाद ईरान पर हुआ। और अब ये चीज़ें अब धीरे धीरे बहुजन समाज को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जो लड़ाई यहाँ पर बहुजन समाज के लोग मनुवादी व्यवस्था के साथ लड़ रहे हैं, वैसी ही लड़ाई दुनिया में भी चल रही है। एक नियंत्रण की लड़ाई चल रही है, किसका नियंत्रण होगा, किसका कब्जा होगा, किसका वर्चस्व होगा, इसकी लड़ाई चल रही है। चाहे जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं शिक्षा पर कब्जा, हम देखते हैं सत्ता पर कब्जा, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कब्जा। तो ये जो जैसे भारत के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व किस कम्युनिटी का है? सवर्णों का है। हम जानते हैं कि सवर्णों के इस वर्चस्व से बहुजन समाज को कमज़ोर और उसके साथ उस दासता की ओर लेकर जाने वाला ये एक सिस्टम है भारत के अंदर। भारत का संविधान होने के बावजूद यहाँ पर एक इनविजिबल घृणा, नफरत की मानसिकता पनपती है। और आज भी जाति के नाम पर घोड़ी पर नहीं बैठने देना, पानी नहीं पीने देना, मूछें नहीं रखने देना, ऐसी घटनाएं तो आम ही हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। यही नफरती भाव जो है, यही नफरती चीज़ें कहाँ से निकल कर आई? आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री इस देश को भारत माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, और हर भूमि को माता कहते हैं, भारत की भूमि को माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। लेकिन जब ये इजराइल जाते हैं तो ये कहते हैं कि वह मेरी पितृभूमि है, फादरलैंड है। ये फादरलैंड से हमें एक बात और समझ में आती है कि ऐसा ही जिक्र फ्रेडरिक नीत्शे ने भी अपनी किताब में किया। उन्होंने भी अपनी पितृभूमि का जिक्र किया और उन्होंने अपनी इस किताब में यहूदी समुदाय का जो है वो भरकर प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जो यहूदी कम्युनिटी होती है, यहूदी समुदाय जो होता है वह बुद्धिमान होता है। उन्होंने बताया कि उनका जो रेस होता है, उनका जो वंश होता है, उनका जो लिनिएज है वह प्योर होता है। ये नीत्शे ने बताया। और आप देखिए कि नीत्शे ने जैसे
यहूदी धर्म के लिए या यहूदी कौम के लिए जो बातें कही, वही बातें आपको भारत में ब्राह्मणिकल कल्चर में नजर आएगी कि ब्राह्मण यहाँ पर श्रेष्ठ है, जैसे यहूदी श्रेष्ठ है। यहूदी जन्म से बनता है, वैसे ही ब्राह्मण भी जन्म से बनता है। यहूदियों का जो रेस है वह पवित्र है, प्योर है, श्रेष्ठ है। वैसे ही भारत के अंदर ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो रेस है, ब्राह्मणों का जो वंश है वह पवित्र है, श्रेष्ठ है, वही भगवान हो सकते हैं, वही देव, वह देवगण है, वह देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये इस प्रकार की ये एक घटना है जो कि इनके हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, और हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई में भारत भी शामिल हो गया इजराइल के साथ। ये बहुत खतरनाक बात है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि देश के अंदर इस्लाम को मानने वाले, चाहे सिया हो सुन्नी हो, इनका एकत्रीकरण नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे के दुख में शरीक नहीं हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि भारत की जातियाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल ट्राइब को दर्द नहीं होगा, शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को दुख नहीं होगा। जैसे ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो ये SC/ST को कुछ पड़ी नहीं है। इस प्रकार की जो भावना है, जो नफरती भावना है, जिसमें भाईचारे की कमी है, एक दूसरे के लिए सेंसेशन नहीं है, आज वही सेंसेशन लेस चीज़ें हमें ईरान में देखने को मिल रही है। तमाम मुस्लिम राष्ट्र जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री मानते हैं, वो तमाम इस्लामिक देश आज ईरान और अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन ईरान के साथ नहीं है, ईरान के साथ खड़े नहीं हैं। वही सारे मुस्लिम राष्ट्र और ईरान में क्या फ़र्क है, तो वो उनका ये मानना है कि हम मुस्लिम कल्चर को या इस्लाम को हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन हम सुन्नी हैं और ईरान जो है यह सिया कंट्री है। तो इस प्रकार की बात कहकर आज के तारीख में अमेरिका के इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, तख्ता पलट वहाँ पर करने की कोशिश हो रही है, युद्ध हो रहा है, वहाँ बच्चों पर हमले हुए हैं, कई लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। और ये NG कुमार इनका लिखना है कि ये अमीरी और गरीबी की बराबरी की लड़ाई है। ये सिर्फ अमीरी और गरीबी की बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एग्जिस्टेंस की, ये लड़ाई है कि किसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, ये लड़ाई है कि सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास होगी, कौन किसको दबा सकता है, कौन किस पर राज कर सकता है, ये उसकी लड़ाई है। जैसे इस देश के अंदर हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो जिसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, नौकरियों में, अपर कास्ट नौकरियों में, ऊंची पोस्टों पर जिनका रिप्रेजेंटेशन है वो सवर्ण है। और आप ये देखेंगे जज से लेकर चपरासी तक सवर्ण हैं आपको नजर आएंगे, और एक दो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जब पहुंचते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कोर्ट में हो या मीडिया में हो, वो लोग वहाँ पर उन्हें टिकने नहीं देते हैं। तो SC/ST OBC की छुट्टी कर दी जाती है। तो ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई, और सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी नज़र आएगी कि वहाँ ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं है, ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं है। और जो अपने आप को इस्लामिक कंट्रियाँ कहते हैं, जो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आज अमेरिका के साथ है। और ये एक बात समझ में आती है कि एक तरफ जैसे अमेरिका हो गया तो अमेरिका में यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है, और इजराइल में भी यहूदी धर्म है। तो एक तरफ यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अपने वर्चस्व के लिए ईरान के खिलाफ हो गए, लेकिन सिया और सुन्नी जो है वो एक ना हो रहे हैं। ये एक समस्या है। तो ईरान के समर्थन में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री जिनको ईरान ने कई बार मदद की, पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने मदद की, ऐसे ईरान के साथ भी खड़े नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री अपनी वही पुरानी घिसी पिटी विचारधारा को लेकर वह ये कहते हैं कि ये मेरी मातृभूमि है भारत, तो इजराइल मेरी पितृभूमि है। तो इससे ये समझ में आता है कि इनकी जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता है, वो ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता सिर्फ UGC का विरोध नहीं कर रही हैं,
सिर्फ यूजीसी का विरोध नहीं करती है, वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का विरोध नहीं करती है, इनकी जो ये सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेशन का विरोध नहीं करती, ये हमारे सिर्फ रिजर्वेशन का विरोध नहीं करती, बल्कि ये हमारे दास्ता से मुक्ति का भी विरोध करती है। ये हमें अपने पैरों पर खड़े होने से रोकने के लिए काम करती है। ये चाहते हैं कि हम लाचार ही रहें, और उसी मानसिकता को लेकर आज पूरे देश में पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तख्ता पलट करने की क्या ये प्रक्रिया होती है कि सुप्रीम लीडर को मार दो, उसके परिवार को मार दो, उनकी कहाँ मीटिंग्स हो रही वहाँ पर हमला कर दो। ये मानवता को शर्मसार करने वाली और इलीगल तरीके से तख्ता पलट करने का ये तरीका है, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। महिलाओं और बच्चों पर हमला करने हमने फिलिस्तीन में भी देखा, जब गाजा पट्टी पर युद्ध हो रहा था तब भी देखा, तब भी महिलाओं को टारगेट किया गया, तब भी बच्चों को टारगेट किया गया, स्कूलों को टारगेट किया गया, अस्पतालों को टारगेट किया गया। तो ये इनके वर्चस्व के लिए, इनके रेशियल प्यूरिटी को बनाए रखने के लिए, ये अपने सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स को बनाए रखने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये बहुजन समाज को समझना होगा कि आज के तारीख में जैसे ईरान के साथ उन्हीं के इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले इस्लामिक राष्ट्र उनके साथ खड़े नहीं हैं, वही हालत इस भारत देश में भी है कि जब हम इस देश के अंदर मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे यूजीसी के समर्थन में लड़ाई लड़ते हैं, उपवर्गीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे शेड्यूल कास्ट के ही 1500 जातियों के लोग एक साथ नहीं नज़र आते, शेड्यूल ट्राइब के लोग शेड्यूल कास्ट के साथ नज़र नहीं आते, ओबीसी के लोग शेड्यूल कास्ट के साथ लड़ाई लड़ने में नहीं नज़र आते। तो इनकी जो जातीय घृणा है वह सिर्फ सवर्णों में नहीं है, यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उनके अंदर जितनी 75,000 उपजातियाँ हैं उनके अंदर भी है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बहुजन समाज को इसलिए बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आज ईरान में जो नुकसान हो रहा है, ईरान का जो नुकसान हो रहा है, वो उनके इसी जो अपने आप को अलग थलग मानने की वजह से हो रहा है कि शिया और सुन्नी अलग है, दोनों की मान्यताएं अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों भले ही इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनका बेसिक अलग है, ये मानते हैं। और इसीलिए आज ईरान को अकेले लड़ना पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका के साथ मुस्लिम राष्ट्र इन्होंने घुटने टेक दिए, चाहे उनके व्यापार की वजह से हो, चाहे उनके बिजनेस रिलेशंस के वजह से हो, फायदे के लिए हो या किसी लालच के लिए हो, लेकिन वहाँ आज के तारीख में जो पीड़ित राष्ट्र है, पीड़ित देश है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं है। वहीं बहुजन समाज का भी यही हाल है कि सवर्णों को जब अन्याय अत्याचार करना होता है तो वो एक साथ आ जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो वो एक साथ नहीं आते। आज जैसे ईरान के साथ हुआ वैसे ही इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के कुछ जातियां ही अलग थलग होती है, वो हमेशा लड़ाई लड़ती है, उन्हीं के साथ पिटाइयाँ होती है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है। तो ये घटनाएं बहुजन समाज को दोनों को कंपैरेटिव बताने का मेरा मकसद यही था कि बहुजन समाज जब तक SC/ST OBC अपने अधिकारों के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर साथ नहीं आएगा तो उसके एग्जिस्टेंस के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। आज यहाँ इस देश से जाकर उस देश में अपनी पितृभूमि बताने का काम अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है, और इस रहस्य को मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के इतिहास को जब उन्होंने बताया, जब बहुजन आइडियोलॉजी को बताया, तब ये बात ये सारा जो एग्जिस्टेंस की जो लड़ाई है, ऐसे ही मान्यवर कांशीराम साहब ने जब इस देश के अंदर अपने कैडर के रूप में जब बहुजन आइडियोलॉजी को, बहुजन हिस्ट्री को सामने रखा, तब यह समझ आया, तब यह समझ में आता है कि किस प्रकार से इस देश के लोगों को आखिर क्यों इन्हें दास्ता में रखने का, इन्हें
क्यों मुख्यधारा से दूर रखने का एक बड़ा षड्यंत्र हजारों सालों से क्यों चलता है, ये कांचीराम साहब ने अपने कैडर के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और आज उन्हीं माननीय कांचीराम साहब की ही देन है कि इस देश के अंदर मानवतावाद को मानने वाले लोग हैं। माननीय कांचीराम साहब की देन है कि इस देश के अंदर आज फुले शाहू बाबा साहब, इनके विचारों पर चलने वाले जो लोग हैं वो आज भी मानवता की भाषा बोलते हैं, आज भी वह भाईचारे की, मैत्री, करुणा की भाषा बोलते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो देश में जो सरकारें हैं वो लगातार इस बात का प्रयास करती हैं, इतिहास को झुठलाने का प्रयास करती हैं। आज की तारीख में एनसीईआरटी हो या ऐसे कई पब्लिकेशन जो एकेडमिक्स के लिए सिलेबस बनाते हैं, उन्होंने ये बताना तक ज़रूरी नहीं समझा कि भाई आर्य बाहर से आए थे और आर्यों ने आकर हमारे देश में जाति व्यवस्था तैयार की, वर्ण व्यवस्था तैयार की। ये बताना भी आज के तारीख में जो एकेडमिक स्तर पर सामान्य रूप से बताना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ये इस देश की व्यवस्था है। झूठ लिखा जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है, झूठ पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में बहुजन समाज अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई को कहाँ देखेगा जब उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि कोई बाहर से आया और उसने हमारे देश के अंदर जातियों को निर्माण किया और हमारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 75,000 उपजातियों में बहुजन समाज को बांट दिया। ये बहुजन समाज को अगर नहीं समझ में आएगा तो वो क्यों SC/ST के सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ खड़ा होगा। और इसीलिए SC/ST OBC सब क्लासिफिकेशन के जो खिलाफ है वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। रिजर्वेशन के समर्थन में आज के तारीख में SC/ST OBC की कई जातियाँ जो है इसके समर्थन में नहीं नज़र आती है। आज UGC के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि UGC बड़ा ज़रूरी है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बड़ा ज़रूरी है। तो ये कुछ लोगों को लगता है कि ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये सब गैर ज़रूरी बातें हैं। ये इसलिए लगता है क्योंकि हमें हमारे एग्जिस्टेंस के हिस्ट्री से दूर रखा जा रहा है, दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है ये बताने का कि आज जिस हालत में ईरान है, आज जिस दौर से ईरान गुजर रहा है, बहुजन समाज भी उसी दौर से हजारों सालों से गुजर रहा है। बहुजन समाज को अपनी ताकत का एहसास बहुजन समाज को होना चाहिए कि हम इस देश अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। आज मुस्लिम राष्ट्रों को अपनी ताकत का एहसास है, लेकिन फिर भी वह छोटे से लालच में या बड़े से लालच में वह आज अपने ही साथियों के साथ खड़े नहीं हैं, अपने ही लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। बहुजन समाज को हमें इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा और हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम लालच के लिए या अपने विचारधारा के लिए, अगर हम अपनी विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए अपने समाज के हितों के लिए हमें एक साथ रहना, एकता के साथ रहना कितना ज़रूरी है। तो आज के इस लाइव में हम इतना ही बात करेंगे। लगातार ईरान की खबरों से दिल आहत हो रहा है, परेशान हो रहा है कि आखिर ये इस दुनिया का जो अस्तित्व है वो इंसानों के लिए है या सिर्फ इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए है। इंसान की हैप्पीनेस, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है या उसका रेशियल प्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, उसका लीनिएज ज़्यादा ज़रूरी है, उसका श्रेष्ठत्व ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इस प्रकार के कई सवाल जो है वो आते हैं और आप तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।